स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम विल किमलिका और भीखू पारेख के द्वारा दिए गए मल्टीकल्चरलिज्म के थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। कुल दो थ्योरीज है हमारे पास, विल किमलिका का लिबरल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म और भीखू पारेख का डायलॉजिकल और कन्वर्सेशनल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। ओके, एक एक करके हम इन दोनों थ्योरीज को समझेंगे। शुरुआत करते हैं विल किमलिका के लिबरल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म के साथ। इस थ्योरी को उन्होंने अपनी किताबें मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, A Liberal Theory of Minority Right 1955 और The Right of Minority Culture 1995 में प्रेजेंट किया है। ओके, तो विल किमलिका का लिबरल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। लिबरलिज्म का मेन फोकस इंडिविजुअल राइट और इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर है। इस तरह से अगर देखा जाए तो लिबरलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म के साथ कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म का संबंध ग्रुप राइट और ग्रुप लिबर्टी से है। लेकिन विल किमलिका के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। वे कहते हैं कि लिबरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म कंपैटिबल है। लिबरलिज्म को मल्टीकल्चरलिज्म से जोड़ते हुए विल किमलिका अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अपनी थ्योरी में विल किमलिका ये कोशिश करते हैं कि लिबरलिज्म को मल्टीकल्चरलिज्म से जोड़ा जाए, दोनों को कंपैटिबल दिखाया जाए, ये शो किया जाए कि लिबरलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म के साथ कंपैटिबल है, इंडिविजुअल राइट ग्रुप राइट के साथ कंपैटिबल है। इसे शो करने की कोशिश की गई है विल किमलिका के द्वारा अपनी थ्योरी में। ओके, तो विल किमलिका कहते हैं कि लिबरलिज्म का कोर आइडिया क्या है? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, फ्रीडम, या यूं कहे इंडिविजुअल चॉइसेस। लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के पास अनलिमिटेड चॉइसेस होती है, इनफिनाइट चॉइसेस होती है। मतलब इंडिविजुअल जैसे चाहे वैसे डिसीजंस ले सकता है, जैसे चाहे वैसे चॉइसेस को वो सेलेक्ट कर सकता है, लाइफ के गोल्स को वो चुन सकता है। इंडिविजुअल के इन डिसीजंस, इन चॉइसेस में किसी भी तरह का, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता। ये लिबरलिज्म के बेसिक असम्पशंस है। लेकिन विल किमलिका के अकॉर्डिंग ये असम्पशंस पूरी तरह से सही नहीं है। किमलिका कहते हैं कि इंडिविजुअल का चॉइस इनफिनाइट और अनलिमिटेड नहीं होता। चॉइसेस डिपेंड करते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। एक इंडिविजुअल का चॉइस उसके कल्चर से प्रभावित होता है। एक इंडिविजुअल जिस माहौल में ग्रो करता है, डेवलप करता है, उस माहौल का गहरा प्रभाव उस इंडिविजुअल के द्वारा लिए गए डिसीजंस, चुने गए लाइफ गोल्स के ऊपर पड़ता है। ओके, यहां आपको एक बात समझना है कि विल किमलिका ये कह रहे हैं कि कल्चर का जो इफेक्ट है इंडिविजुअल के डिसीजन और चॉइसेस के ऊपर, कल्चर का ये इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट है। विल किमलिका के अकॉर्डिंग ये जितने भी प्रभाव है, ये इफेक्ट, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। कल्चर इंडिविजुअल को हेल्प करता है मीनिंगफुल डिसीजंस लेने में, लाइफ के मीनिंगफुल गोल्स सेलेक्ट करने में। कल्चर इंडिविजुअल को सेल्फ रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से इंडिविजुअल अपने द्वारा सेट किए गए गोल्स को इंथुजियाज्म के साथ, उत्साह के साथ परस्यू कर सकता है, अचीव कर सकता है। तो इंडिविजुअल के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कल्चर इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल डिसीजन के लिए कल्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो विल किमलिका कहते हैं कि कल्चरल मेंबरशिप एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल जिस कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करता है, उस कल्चरल ग्रुप को समाज में रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले। ओके, क्योंकि इंडिविजुअल का सेल्फ रिस्पेक्ट उसके कल्चरल ग्रुप को मिलने वाले रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन के ऊपर बेस्ड होता है। ओके, इंडिविजुअल जिस कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करता है, उस कल्चरल ग्रुप को समाज में कितना रिस्पेक्ट मिला है, रिकॉग्निशन मिला है, इस बात के ऊपर उस इंडिविजुअल का सेल्फ रिस्पेक्ट डिपेंड करता है। ये विल किमलिका का कहना है। यहाँ विल किमलिका कल्चर के इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू को हाईलाइट करते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी में, समाज में कोई कल्चरल ग्रुप है जिसे इंफीरियर समझा जाता है, जिसे रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन नहीं मिला हो, ओके, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कल्चरल ग्रुप माइनॉरिटी में है, उस कल्चरल ग्रुप के मेंबर्स की संख्या बहुत कम है मेजॉरिटी कल्चर की तुलना,
ओके, तो क्योंकि एक कल्चरल ग्रुप माइनॉरिटी में है, उस कल्चरल ग्रुप की संख्या बहुत, उस कल्चरल ग्रुप के मेंबर्स की संख्या बहुत कम है, इसलिए उस कल्चरल ग्रुप को प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलता है सोसाइटी में, उसे इंफीरियर ट्रीट किया जाता है। ओके, तो विल किमलिका कहते हैं इस तरह के माइनॉरिटी कल्चरल ग्रुप को, जो कि अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इनइक्वालिटी और डिसएडवांटेज को फेस करते हैं, इस तरह के माइनॉरिटी कल्चरल ग्रुप को कंपनसेशन देने की जरूरत है। एक जस्ट सोसाइटी के लिए यह जरूरी है कि वो अपने माइनॉरिटी कल्चरल ग्रुप के साथ होने वाले इनइक्वालिटी और डिसएडवांटेजेस को कंपनसेट करें। ओके, इन ग्रुप को स्पेशल राइट, स्पेशल सेफगार्ड प्रोवाइड करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से समाज में इनइक्वालिटी को फेस करते हैं, डिसएडवांटेज को फेस करते हैं। तो इनके द्वारा चुना गया इनइक्वालिटी, डिसएडवांटेज, जो इनइक्वालिटी इन्हें फेस करना पड़ता है, जो डिसएडवांटेज इन्हें फेस करना पड़ता है, इन इनइक्वालिटीज को, इन डिसएडवांटेजेस को इन्होंने खुद नहीं चुना। ओके, क्योंकि इनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम है और ये कंट्रोल, अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को ये कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनके कंट्रोल के बाहर है कि इनकी संख्या कितनी होगी। ओके, क्योंकि इनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम है, इस वजह से इन कल्चरल ग्रुप को समाज में इनइक्वालिटी और डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। तो एक जस्ट सोसाइटी के लिए ये जरूरी है कि ऐसे कल्चरल ग्रुप को कंपनसेट किया जाए इनके डिसएडवांटेज के लिए, इनके इनइक्वालिटी के लिए, जो इनइक्वालिटी ये फेस करते हैं, इस इनइक्वालिटी के लिए। लेकिन विल किमलिका यहां पर ये भी कहते हैं कि ये जो राइट्स और स्पेशल सेफगार्ड हम इन माइनॉरिटी कल्चर्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, ये राइट, ये स्पेशल सेफगार्ड सिर्फ और सिर्फ नेशनल माइनॉरिटीज को ही मिलने चाहिए, सिर्फ नेशनल माइनॉरिटीज के लिए ही अवेलेबल होने चाहिए। जस्टिस ये डिमांड करता है कि हमें ये स्पेशल राइट्स, ये स्पेशल प्रोविजन सिर्फ उन्हीं माइनॉरिटीज को, उन्हीं माइनॉरिटी कल्चरल ग्रुप्स को देने चाहिए जो कि एक कंट्री में ओरिजिनली मौजूद हो, मूल रूप से मौजूद हो। इन्हें ही हम नेशनल माइनॉरिटीज कहते हैं। यहां पर विल किमलिका ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स दैट मींस दूसरे कंट्री से माइग्रेट करके जो लोग आते हैं, वो अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी को फेस करते हैं अपने स्मॉल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की वजह से, तो इन इमिग्रेंट्स को कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना इनइक्वालिटी खुद चुना, ये खुद अपने कंट्री से, अपने कल्चर को छोड़कर ये खुद दूसरे कंट्री में जाते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर ऑप्शंस के सर्च में। तो इन्होंने अपने इनइक्वालिटी को खुद चुना। अभी जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की, जो नेशनल माइनॉरिटीज हैं, उन्होंने अपने इनइक्वालिटी को खुद नहीं चुना था, उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम था और इसकी वजह से उन्हें इनइक्वालिटी फेस करना पड़ा, डिसएडवांटेज फेस करना पड़ा। उनका कंट्रोल नहीं है अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर, तो उन्होंने इस इनइक्वालिटी को खुद नहीं चुना, जो नेशनल माइनॉरिटीज है वो। लेकिन ये जो इमिग्रेंट्स हैं, इन्होंने अपने इनइक्वालिटी को खुद चुना। ये जानते हैं कि अगर ये मूव करते हैं दूसरे कंट्री में तो वहां ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे और वहां पे इन्हें इनइक्वालिटी फेस करना होगा। ये जानते हुए भी ये दूसरे कंट्री में माइग्रेट करते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से, और इसलिए इन्हें इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है। तो जस्टिस ये डिमांड नहीं करता कि इन लोगों को भी, दैट मींस ये जो इमिग्रेंट्स हैं, इन्हें भी कंपनसेट किया जाए, इन्हें भी कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए, नहीं। विल किमलिका ये भी कहते हैं कि जो रेफ्यूजीज हैं, जो रेफ्यूजीज, क्योंकि माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स दो तरह के होते हैं, वॉलंटरी इमिग्रेंट्स जो स्वेच्छा से माइग्रेट करते हैं और इनवॉलंटरी इमिग्रेंट्स जो फोर्सफुली माइग्रेट करते हैं, जो अपने कंट्री को फोर्सफुली छोड़ते हैं, ओके, टेररिज्म की वजह से, सिविल वॉर की वजह से। तो विल किमलिका ये भी कहते हैं कि इन रेफ्यूजीज, इनके साथ इनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए, इनको भी कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है इनके डिसएडवांटेज के लिए, इनके इनइक्वालिटी के लिए जो ये फेस करते हैं एक कंट्री में। इनके साथ अन्याय इनके पेरेंट कंट्री ने किया, तो जिस कंट्री में ये मूव कर रहे हैं वहां ये कोई स्पेशल ग्रुप राइट को या स्पेशल कल्चरल राइट को क्लेम नहीं कर सकते। ह्यूमैनिटी के बेसिस पे हम इन्हें रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो रेफ्यूजीज हो या वॉलंटरी इमिग्रेंट्स हो, ये अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम होने का हवाला देकर ये स्पेशल राइट, स्पेशल सेफगार्ड क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये विल किमलिका के थ्योरी के बेसिक आर्ग्यूमेंट्स थे। ओके, ये बेसिक आर्ग्यूमेंट्स थे। अब हम मूव करते हैं हमारे दूसरे थ्योरी की तरफ।
भीखू पारेख का डायलॉजिकल और कन्वर्सेशनल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। भीखू पारेख पॉलिटिकल फिलोसफी के प्रोफेसर हैं और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वो मेंबर भी हैं। और एक कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था ब्रिटेन में, कमीशन ऑफ रेशियल इक्वालिटी एंड द कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ मल्टी एथनिक ब्रिटेन। इस कमेटी के वो डेप्यूटी चेयर भी रह चुके थे 5 साल तक। और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जो कि एक लैंडमार्क रिपोर्ट माना जाता है मल्टीकल्चरलिज्म के संदर्भ में। मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेटेड एक लैंडमार्क रिपोर्ट माना जाता है, पारेख रिपोर्ट 2000। ओके, इस रिपोर्ट को में पब्लिश किया गया, पारेख रिपोर्ट 2000। इसे मल्टीकल्चरलिज्म के इस फील्ड ऑफ स्टडी में एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट, एक लैंडमार्क रिपोर्ट माना जाता है। ओके, भीखू पारेख ने अपनी किताब रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी 2000, इस किताब में उन्होंने अपने इस डायलॉजिकल कन्वर्सेशनल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म को प्रेजेंट किया है। तो आइए समझते हैं कि भीखू पारेख के द्वारा दिया गया ये जो डायलॉजिकल कन्वर्सेशनल अप्रोच है मल्टीकल्चरलिज्म का, ये क्या है। देखिए, डायलॉजिकल या कन्वर्सेशनल अप्रोच की शुरुआत कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के साथ होती है। डिफरेंट कल्चरल ग्रुप के बीच मौजूद कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह रिजॉल्व किया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, एक सोसाइटी है जहां पे कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट कल्चर के बीच डिस्प्यूट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाना चाहिए। भीखू पारेख कहते हैं, अकॉर्डिंग टू भीखू पारेख, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का बेस्ट तरीका है कन्वर्सेशन एंड डायलॉग। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कल्चर के बीच एक कन्वर्सेशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसे लेकर कॉन्वर्सेशन और डायलॉग होना चाहिए मेजॉरिटी कल्चर और माइनॉरिटी कल्चर के बीच। ये कॉन्वर्सेशन जब होगा माइनॉरिटी कल्चर और मेजॉरिटी कल्चर के बीच, आपको यहां समझना है कि भीखू पारेख कहते हैं कि ये डायलॉग, ये कॉन्वर्सेशन कल्चर्स के बीच भी होना चाहिए और कल्चर के भीतर भी होना चाहिए। दैट मीन्स मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कल्चर के बीच ये डायलॉग, ये कन्वर्सेशन होना चाहिए। साथ ही साथ मेजॉरिटी कल्चर के भीतर भी ये डायलॉग और ये कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। माइनॉरिटी कल्चर के भीतर भी ये डायलॉग, ये कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। तो भीखू पारेख कहते हैं कि ये डायलॉग, ये कॉन्वर्सेशन एक डिबेट को जन्म देगा। ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और भीखू पारेख कहते हैं कि ये डिबेट सिर्फ कल्चर के बीच नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कल्चर के बीच भी होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा, जरूरत है कि ये डिबेट कल्चर के भीतर भी हो, तभी जाकर एक कॉम्प्रोमाइज, दैट मीन्स इस डिबेट की वजह से एक कॉम्प्रोमाइज उभर कर आएगा, एक कॉम्प्रोमाइज, एक रिफॉर्म उभर कर आएगा। और जिस रिफॉर्म का, जिस कॉम्प्रोमाइज का इफेक्ट जो है वो हर किसी के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर भीखू पारेख कहना चाह रहे हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी कल्चर के बीच, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ बात किया जाए, डायलॉग किया जाए, कन्वर्स किया जाए। मेजॉरिटी कल्चर माइनॉरिटी कल्चर के बीच कन्वर्सेशन, डायलॉग होनी चाहिए। और ये डायलॉग, ये कन्वर्सेशन कल्चर के भीतर भी होनी चाहिए। इस डायलॉग, इस कन्वर्सेशन से डिबेट की शुरुआत होगी और इस डिबेट का नतीजा होगा एक कॉम्प्रोमाइज, एक रिफॉर्म, जो कि हर किसी के लिए अच्छा हो। तो जिस भी कंट्रोवर्शियल इशू को लेकर हम डिबेट करना चाहते हैं, डायलॉग एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कल्चर के भीतर, उस कंट्रोवर्शियल इशू को सॉल्व अगर करना है तो हमें इस अप्रोच को अपनाना होगा। तो मान लीजिए कि माइनॉरिटी कल्चर का वो इशू है, माइनॉरिटी कल्चर किसी प्रैक्टिस को फॉलो करता है जिसकी वजह से समाज में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। तो अगर डायलॉग और कॉन्वर्सेशन होगा माइनॉरिटी कल्चर और मेजॉरिटी कल्चर के बीच, माइनॉरिटी कल्चर के भीतर, तो शायद माइनॉरिटी कल्चर को ये समझ में आए कि वो जिस कल्चरल प्रैक्टिस को डिफेंड कर रहा है, प्रमोट करने की बात कर रहा है, शायद ये गलत है। और इसलिए माइनॉरिटी कल्चर के लोग शायद अपने रास्ते को बदल ले, अपने आप में वो चेंजेस ले आए, रिफॉर्म ले आए। और अगर ऐसा होता है, रिफॉर्म और चेंजेस आता है, तो ये सभी के लिए अच्छा होगा। तो भीखू पारेख कहते हैं कि इस डायलॉजिकल अप्रोच, कन्वर्सेशनल अप्रोच को अपनाकर हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी को बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डायलॉजिकल अप्रोच का ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, इसे भी देखते हैं। भीखू पारेख कहते हैं कि हर किसी के पास दुनिया को देखने का एक नजरिया होता है और ये नजरिया लोग अपने कल्चर से डिराइव करते हैं। भीखू पारेख कहते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने कल्चर के भीतर रहकर दुनिया को देखता है,
दुनिया को समझता है। लेकिन हमारा ये नजरिया, हमारा ये वर्ल्ड व्यू, ये फिक्स नहीं होता। हम अपने नजरिए को, अपने वे ऑफ लाइफ को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकते हैं और इसे बदल सकते हैं। तो एक बात क्लियर है, यहां अलग अलग कल्चर के पास दुनिया को देखने का, समझने का अलग अलग नजरिया होता है। हर कल्चर के लिए सही और गलत का मीनिंग डिफरेंट होता है, वैरी करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कल्चर ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसका ज्ञान, उसका नजरिया कंप्लीट है, उसका वर्ल्ड व्यू परफेक्ट है। कोई भी इसे क्लेम नहीं कर सकता। इस स्थिति में अगर कल्चर्स के बीच कॉन्वर्सेशन और डायलॉग्स होंगे तो हर कल्चर को एक दूसरे को बेनिफिट करने का मौका मिलेगा। हर कल्चर एक दूसरे को बेनिफिट कर सकता है। हर कल्चर एक दूसरे से कुछ सीख सकता है, एक दूसरे को कुछ सिखा सकता है। तो भीखू पारेख के अकॉर्डिंग कल्चरल डाइवर्सिटीज क्या होती है, कल्चरल डाइवर्सिटीज का वैल्यू क्या है? भीखू पारेख कहते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटीज एजुकेशनल होती है और हमें इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटीज से हम सीख सकते हैं। हमारा कल्चर जो है दूसरे कल्चर के साथ मिलकर एनरिच हो सकता है, डेवलप कर सकता है। कल्चरल डाइवर्सिटीज एजुकेशनल होती है। ये हमारे ये डोमिनेंट कल्चर को, मेजॉरिटी कल्चर, माइनॉरिटी कल्चर दोनों को कुछ सिखाती है, दोनों में चेंजेस और बदलाव लाने की बात करती है। तो इस तरह से भीखू पारेख कल्चरल डाइवर्सिटी को देखते हैं। ओके, भीखू पारेख का इमिग्रेंट्स के संदर्भ में, इमिग्रेंट्स इशू के संदर्भ में क्या सोचना है, क्या विचार है, इसे भी हम देख लेते हैं। इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स को मैनेज करने के संबंध में तीन डोमिनेंट अप्रोच है। भीखू पारेख कहते हैं कि तीन डोमिनेंट तरीके हैं जिसके माध्यम से इमिग्रेंट्स को मैनेज किया जाता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। पहला अप्रोच है, पहला मॉडल है कल्चरल एसिमिलिएशन मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत इमिग्रेंट से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे जिस कंट्री में, अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कि तीन मॉडल क्या क्या है। कल्चरल एसिमिलिएशन मॉडल पहला मॉडल, दूसरा है सिविक एसिमिलिएशन मॉडल और तीसरा है बिनाइन नेग्लेक्ट प्रोसीजरलिज्म का मॉडल। ओके, कल्चरल एसिमिलिएशन के मॉडल के अंतर्गत इमिग्रेंट से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे जिस कंट्री से मूव कर रहे हैं, जिस कंट्री में वो मूव कर रहे हैं, उस कंट्री के कॉमन कल्चर के साथ घुल मिल जाए। मेल्टिंग पॉइंट आइडिया को अपनाया जाता है। मेल्टिंग में क्या होता है, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस रिमूव हो जाती हैं। तो कल्चरल एसिमिलेशन में हमें क्या करना है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो जिस कंट्री में मूव कर रहे हैं, जिस कंट्री में वो जा रहे हैं बसने के लिए, उस कंट्री के कल्चर के साथ घुल मिल जाए, एसिमिलेट कर जाए, इंटीग्रेट कर जाए। ओके, दूसरा है सिविक एसिमिलिएशन मॉडल। यहां पर जिस जो कंट्री इस मॉडल को अपनाते हैं वहां पर दो तरह के कल्चर होते हैं, एक पब्लिक कल्चर और एक प्राइवेट कल्चर। तो अगर आप पब्लिक स्फीयर में हो, जब आप पब्लिक स्फीयर में जाते हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो कॉमन कल्चर है, जो पब्लिक कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें। तो जब आप पब्लिक स्फीयर में हैं तब आपको जो कॉमन कल्चर है, पब्लिक कल्चर जिसे सिविक कल्चर कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है। लेकिन आप अपने खुद के कल्चर को प्राइवेट स्फीयर में प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट मीन्स आपको एसिमिलेट करना है लेकिन सिर्फ पब्लिक स्फीयर में, पूरी तरह से आपको एसिमिलेट नहीं करना। ये दूसरा मॉडल है, सिविक एसिमिलेशन मॉडल। एक सिविक कल्चर है, दैट मीन्स पब्लिक कल्चर। जब आप पब्लिक स्फीयर में हैं तब आपको वैसे बिहेव करना है जैसे बाकी लोग बिहेव कर रहे हैं। पब्लिक कल्चर जो है, सिविक कल्चर जो है उस कंट्री का, उसके साथ आपको घुल मिल जाना है, एसिमिलेट कर जाना है। ओके, लेकिन आप अपने कल्चर को, अपने खुद के कल्चर को आप अपने प्राइवेट स्फीयर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा मॉडल जो है बिनाइन नेग्लेक्ट का मॉडल। बिनाइन का मतलब होता है गुड, नेग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना, किसी चीज को इग्नोर करना। तो बिनाइन नेग्लेक्ट का मॉडल जो कंट्रीज अपनाती हैं वहां पे क्या होता है कि जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटीज है, कंट्री को, गवर्नमेंट को उन कल्चरल डाइवर्सिटीज से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक गवर्नमेंट के लिए सभी कल्चर इक्वल है। गवर्नमेंट कहता है कि कल्चर सिर्फ प्राइवेट स्फीयर तक ही सीमित होने चाहिए, पब्लिक स्फीयर में कोई पब्लिक कल्चर नहीं है। ओके, गवर्नमेंट के नजर में हर कल्चर इक्वल है। गवर्नमेंट किसी कल्चर को ना प्रमोट करता है और ना ही डिस्करेज करता है। ये बिनाइन नेग्लेक्ट का मॉडल है। लेकिन भीखू पारेख कहते हैं
कि इन तीनों मॉडल में प्रॉब्लम है। ये जो तीनों मॉडल हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो डोमिनेंट कल्चर है उसे फेवर करते हैं और डोमिनेंट कल्चर को ये बदलने नहीं देते। आप यहाँ पर एक बात को ध्यान दें कि भीखू पारेख अपने कॉन्वर्सेशनल और डायलॉजिकल अप्रोच में इस बात के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं कि कल्चर को बदलते रहना चाहिए और जब कल्चरल डाइवर्सिटीज होती हैं तो ये एजुकेशनल होती हैं। दैट मीन्स कल्चरल डाइवर्सिटी होने से हर कल्चर को कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, अपने अंदर कुछ बदलाव करने का मौका मिलता है। तो भीखू पारेख के अकॉर्डिंग जो तीन मॉडल हैं ये सबसे पहले डोमिनेंट कल्चर को फेवर करती हैं। दूसरा, ये डोमिनेंट कल्चर को बदलने नहीं देती क्योंकि यहाँ पे एसिमिलिएशन, यहाँ पे कल्चर के बीच इंटरेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे एसिमिलेशन की बात है। और जो तीसरा मॉडल है वहां पर तो कल्चर को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया गया, वहां पे कहा गया कि हर कल्चर इक्वल है, गवर्नमेंट के लिए कल्चर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कल्चर जो भी है वो प्राइवेट स्फीयर तक सीमित रहने चाहिए। तो भीखू पारेख कहते हैं कि ये जितने भी मॉडल हैं ये डोमिनेंट कल्चर को फेवर करते हैं और उसे अनअल्टर्ड छोड़ देते हैं। तो भीखू पारेख अपना मल्टी कल्चरल मॉडल यहाँ पर प्रपोज करते हैं। वो कहते हैं कि मल्टी कल्चरल मॉडल अपनाना चाहिए इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के इशू में। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो इमिग्रेंट कल्चर है और जो डोमिनेंट कल्चर है कंट्री का, इन दोनों के बीच एक डायलॉग होनी चाहिए, डायलॉग, दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। और इस कॉन्वर्सेशन, इस डायलॉग की वजह से डोमिनेंट कल्चर और इमिग्रेंट कल्चर दोनों में बदलाव आने चाहिए, दोनों में चेंजेस आने चाहिए, दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ओके, अगर कोई इशू है, कंट्रोवर्शियल इशू है, तो उस इशू को कॉन्वर्सेशन के साथ, डायलॉग के साथ चेंजेस लाके, आपस में बदलाव लाकर उस इशू को सॉल्व किया जाए। दैट मीन्स कल्चर का फ्लेक्सिबल होना ये इंपॉर्टेंट है। भीखू पारेख इस बात के ऊपर फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं कि ये जरूरी है कि डोमिनेंट कल्चर भी फ्लेक्सिबल हो और जो इमिग्रेंट कल्चर है वो भी फ्लेक्सिबल हो। तो ये तीनों मॉडल इनएडिक्वेट है। बेस्ट मॉडल क्या होगा? मल्टी कल्चरल मॉडल, जहां पर एक इंडिविजुअल अपने कल्चर को फॉलो तो करेगा लेकिन वो तैयार भी होगा अपने कल्चर में जरूरी बदलाव लाने के लिए। और ये चीज माइनॉरिटी कल्चर के लिए भी इम्प्लीमेंटेड है, माइनॉरिटी कल्चर के लिए भी ये लागू है जो कल्चर माइनॉरिटी में है, दैट मीन्स जो इमिग्रेंट कल्चर है, और ये भी लागू है। ओके, तो इस तरह भीखू पारेख अपने थ्योरी ऑफ अपने डायलॉजिकल और कन्वर्सेशनल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म को प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीकल्चरलिज्म के क्रिटिसिज्म को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए